Well, after this heated argument over the vote chori, I think we have a young blood from Shiv Sena. Actually, it should be Dr. Shrikant Shinde. That is how he is. That doctor is missing. Doctor is missing. तो ये दरअसल डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हैं, जहां तक महाराष्ट्र में उनको पहचाना जाता है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाराष्ट्र में ब्रांड्स की जब बात होती है तब पवार और ठाकरे इनकी हमेशा चर्चा होती है. 2022 के बाद में क्या शिंदे ब्रांड महाराष्ट्र में नया एक ब्रांड बनाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि आज की स्थिति में ठाकरे ब्रांड की बहुत चर्चा हो रही है. तो मेरे ख्याल से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से शुरुआत मैं इसी बात से करना चाहता हूं कि क्या इज देयर अ न्यू स्टार्ट दैट न्यू ब्रांड इज बीइंग बोर्न इन महाराष्ट्र since 2022 or it was always there? Are you trying to build a new brand? Sahil, thank you first of all, and thank you India Today for having me here. और धन्यवाद आपने पॉइंट आउट किया कि डॉक्टर मिसिंग है वहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है कि ब्रांड पॉलिटिक्स जो इतने सालों तक चलता आया है, नेशनल में हो या स्टेट पॉलिटिक्स में हो, मुझे लगता है कि ब्रांड जब से 2014 में मोदी जी की सरकार आई है तब से सभी ब्रांड्स को लोगों ने नकार दिया है. तो हम यहां पर कोई ब्रांड पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं. शिंदे जब मुख्यमंत्री बने तो खूब आलोचना हुई, खूब उसके ऊपर सवाल उठाए गए कि किस प्रकार से वो महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे. लेकिन आज मुझे बहुत गर्व है कि जिस प्रकार से उनका कार्यकाल रहा है, एक अलग ब्रांड बनाने का काम, कॉमन आदमी का ब्रांड. जब सीएम थे उन्होंने एक नया ब्रांड बनाया कि मैं कॉमन मैन हूं, और जब डीसीएम बने वो उन्होंने बोला मैं डेडिकेटेड टू कॉमन मैन हूं. तो ये कॉमन मैन में से आया हुआ ब्रांड है. कॉमन मैन के लिए 24/7 करने वाला नेतृत्व है. तो ये शिंदे है कि अवेलेबल 24 आवर्स फॉर एवरीवन, जिसने वर्षा के दरवाजे सभी के लिए 24 घंटे खुले रखे, जो 24 घंटे लोगों में काम करता है. जो कोई भी आपदा आई तो उसके अंदर जाने का काम या लोगों को मदद करने का काम जो करता है वो शिंदे. नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. क्या शिंदे ब्रांड तैयार करने की कोशिश हो रही है महाराष्ट्र में? क्योंकि आज की स्थिति में अगर हम देखें तो मुंबई में आप कहीं भी जाइए, आपका फोटो लगा रहता है उस होर्डिंग पे. तो इससे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ये भी अब पार्टी की हाईकमांड बन चुके हैं. एक जमाने में जिस तरीके से शिवसेना में ठाकरे हाईकमान हुआ करते थे, अब शिंदे हाईकमान हो गए. साहिल, तो शिंदे ब्रांड है. साहिल देखो, हम कोई ब्रांड बनाने का काम यहाँ पर नहीं कर रहे. लोग बनाते, लोग बिगाड़ते, लोग बनाते. मुझे लगता है कि आपने कहा पोस्टर्स पे फोटो है, ये हमारे कार्यकर्ता है. लेकिन मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुलाया कि जिस प्रकार से पहले पार्टी में नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 पोजीशन हमेशा ऑक्युपाई रहती थी, उसके तरफ देखना भी नहीं. मैंने मेरे पहले स्पीच में बुलाया कि हमारे पार्टी में नंबर 1 पोजीशन भी खुली है, नंबर 2 पोजीशन भी खुली है. जो भी काम करेगा, मेहनत करेगा, वो पोजीशन पर पहुंचेगा. मतलब नंबर 2 पोजीशन आप है, लेकिन फिर भी नहीं, कोई नहीं है नंबर 2. नंबर 2 है ही नहीं कोई. नंबर 1 तो रहेंगे ना? नहीं, नंबर 1 तो शिंदे सर है. अभी वो वही रहेंगे ना? मतलब मैंने आपको बोला जब तक शिवसेना है तब तक एक शिवसेना है. शिवसेना कोई पॉलिटिक्स, ये जो लोगों को लगता है कि हमारी फैमिली पार्टी है, ये फैमिली पार्टी नहीं है. यहाँ पर कोई मालिक नहीं है, कोई नौकर नहीं है. यहाँ पर हमेशा शिंदे सर कहते हैं कि मेरे सभी फैमिली मेंबर्स है, सभी सहकारी है, और जो भी काम करेगा वो पार्टी में आगे बढ़ने का काम, उसको बढ़ाने का काम और उसको ऊंचा पद देने का काम जो है हमेशा पार्टी करती रहेगी, पार्टी के हाईकमान करते रहेंगे. नहीं, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं को पूछो तो वो कहते हैं आप ही हाईकमान है पार्टी में, शिंदे हाईकमान है पार्टी में. जिस तरीके से मातोश्री हुआ करता था वैसे आजकल ठाणे कार्यकर्ता तो वैसे ही बोलेंगे, क्योंकि वो वही आज तो शिंदे सर ही है मुख्य नेता. शिवसेना में कोई भी अभी अध्यक्ष बन सकता है, जरूरी नहीं है कि एकनाथ शिंदे ही रहे. क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? कोई भी बन सकता है. कोई भी बन सकता है. हमने तो बोला है कि हमारी जो पार्टी है वो एक जमाने में जैसे डायनेस्टी नहीं है. एक जमाने में डायनेस्टीज कैसे चेंज होती थी कि पहले एक राजा है, उसके बाद दूसरे राजा आ गए, वैसे अभी शिवसेना में नए राजा आ गए, ऐसा ये माना जाता है. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. देखो, अभी जब
केंद्र में मंत्री पद मिल रहा था शिवसेना को, तब मंत्री पद अपने बेटे को थोड़ी दिया शिंदे सर ने, एक कार्यकर्ता को दिया जो गए कई सालों से पार्टी में काम कर रहा है, उसको मंत्री बनाने का काम। मंत्री तो आपको भी बनना है ना, आपका भी थर्ड टर्म चल रहा है, आप कोई नए एमपी थोड़ी है, आपका थर्ड टर्म चल रहा है, 2024 इज योर थर्ड टर्म। मंत्री बनना नहीं बनना इसके ऊपर हम ध्यान रख के काम नहीं करते। मुझे लगता है कि पार्टी को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को क्या चाहिए, महाराष्ट्र के लोगों को क्या चाहिए, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। पहले बहुत लोगों ने सोचा कि अभी मैं मंत्री बन गया तो अभी मुख्यमंत्री भी बन जाऊं, ऐसे बहुत लोगों के सपने थे, लेकिन सपने जो है वो सपने बन के रह गए, लोगों ने चकनाचूर कर दिया। लेकिन सपना तो आपका भी है ना, मुख्यमंत्री बनना है दोबारा। अब कॉमन मैन कहिए, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन कहिए, लेकिन डेडिकेटेड टू कॉमन मैन से कॉमन मैन बेहतर होता है पॉलिटिक्स में। देखिए, शिंदे साहब की जो पार्श्वभूमि है वो एक ग्रास रूट लीडर है, वो एक शाखा प्रमुख, नगर सेवक और मतलब उसके बाद सभागृह नेता, एमएलए, फिर बाद में विरोधी पक्ष नेता, फिर मुख्यमंत्री, फिर अभी उप मुख्यमंत्री। तो ये एम्बिशन लेके उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं शुरू किया, उनको मिलता गया, लोगों का प्यार मिलता गया, इसलिए उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी मेजॉरिटी भी महायुति को मिली। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि उसका फल क्या मिला आपके नेतृत्व में? अगर आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिली, आप कहते हैं 234 सीटें मिली, आपको उसमें क्या मिला? जो मुख्यमंत्री जो दिलवाता है उसे तो चीफ मिनिस्टरशिप मिली नहीं, उसके वजह से बिहार में आपकी चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार को डराया जाता है कि आपका एकनाथ शिंदे ना बन जाए। देखिए, आज पॉलिटिक्स में आपको प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से रिजल्ट आए, जिस प्रकार से परिस्थिति थी, और मुझे लगता है कि शिंदे साहब ने कभी भी, उन्होंने खुद को, जब भी मुख्यमंत्री भी थे तभी मुख्यमंत्री बनके उन्होंने कभी काम नहीं किया, उन्होंने खुद को एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही लोगों के सामने रखा। आपको भी तो पता है, आपने तो इंटरव्यू उनके 2-2, 3-3 बजे सुबह लिए है, तो ऐसा काम करने वाला मुख्यमंत्री भी मिला है हमें। तो ऐसे पद से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, आज जिस पद पर वो काम कर रहे हैं उस पद को न्याय देने का काम शिंदे साहब कर रहे हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है द न्यू लीडरशिप कर्व, और वो इसके लिए भी है क्योंकि पहली बार ये देखा गया कि शिवसेना पार्टी इसमें बिन ठाकरे शिवसेना बन रही है एक तरीके से। क्या शिवसेना को अब ठाकरे की जरूरत नहीं है, ठाकरे सरनेम की जरूरत नहीं है? देखो, हमेशा हम कहते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे की लीगेसी को आगे लेके जा रहे हैं, विचारों को आगे लेके जा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे जो सोचते थे वो शिवसेना कर रही है, वो हमारे पार्टी के लोग कर रहे हैं। उसी बेसिस पे हमने विधानसभा इलेक्शंस भी लड़े, लोकसभा इलेक्शंस भी लड़े, और हम कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस भी लड़ेंगे। जो बाला साहब को अभिप्रेत था वो काम जो है हमारी शिवसेना कर रही है। लेकिन उसके बावजूद सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आप, जैसे मैंने कहा कि आप थर्ड टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यह भी सवाल कई बार उठाया जाता है कि जो आरोप शिवसेना पर लगता है या कांग्रेस पर लगता है कि आप में परिवारवाद है, यह आरोप आप पर भी लगाया जा सकता है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना में एक ताकतवर मंत्री थे, शिवसेना में ठाणे पूरा उनके अंडर, उनके नेतृत्व में चलता था। तो जब ठाणे में डिलिमिटेशन हुआ, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुई, उसके बाद आपका नाम सजेस्ट किया उन्होंने 2014 में, मेरे बेटे को आप टिकट दीजिए, और आपको टिकट दिया गया। उससे पहले तो आप पार्टी में थे नहीं। तो यह आरोप तो आप पर भी लग सकता है कि जिस चीज के खिलाफ दरअसल बीजेपी आवाज उठाने की कोशिश कर रही है, वो चीज तो आपकी पार्टी में भी दिखाई देती है। देखो, आपको इसके पार्श्वभूमि में जाना बहुत जरूरी है, और मैं भी लोगों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हमेशा से पॉलिटिशियन बनने के राह में नहीं थे, चाह में नहीं थे। आपको पॉलिटिक्स में नहीं आना था? पॉलिटिक्स में नहीं आना था मुझे। मैं हमेशा कहता हूं कि एक्सीडेंटली मैं पॉलिटिक्स में आ गया। जो पार्श्वभूमि थी 2014 में हमारा जो एमपी था, वो एमपी दूसरे पार्टी में चले गए। तो तभी पार्टी की नीड थी वहां पर कि कोई एक एजुकेटेड फेस जो है पार्टी को मिले। और जो मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूं, कल्याण लोकसभा, वो कोई इजी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस प्रकार से आज आपको दिखती है 10 साल के बाद, कि किस प्रकार से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए 10 सालों में काम हुआ, और फिर अभी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी महायुति की है। मुझे लगता है कि जब पार्टी को जरूरत थी तभी पार्टी ने एक एजुकेटेड कैंडिडेट के रूप में मुझे वहां पर खड़ा किया। पार्टी या ठाकरे? और
देखो वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर पार्टी बड़ी है, नाम बड़ा नहीं है। तो पार्टी ने मुझे दिया, पार्टी को जरूरत थी, तभी पार्टी ने मुझे खड़ा किया वहां पर, तभी तो मैं कॉलेज में था। तभी पूरी ताकत जो है उस सीट पर, उस चुनाव में हमने लगा दी, वो चुनाव जीतने के लिए। लेकिन उसके बाद साहिल जी 2019 का इलेक्शन हुआ, 2024 का इलेक्शन हुआ, लोगों ने मुझे 2.5 लाख के मार्जिन से ज्यादा से जिता के दिया। लोगों को अगर नहीं चाहिए था डायनेस्टी पॉलिटिक्स, तो लोग मुझे चुना मतलब जिता के नहीं देते। तो आज लोगों के लिए मैं वहां पर काम कर रहा हूं। तो आप कह सकते हो कि एक बैकग्राउंड है मुझे, शिंदे साहब मंत्री थे, मुझे टिकट मिला, लेकिन उसके बाद मेरी जिम्मेदारी थी कि उसको सस्टेन करना। बट क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आना चाह रहे थे? आपने घर पे मैं तो डॉक्टर था, बचपन से पॉलिटिक्स ऑर्थोपेडिक। देखा हुआ है। एकनाथ शिंदे नगर सेवक से लेकर विधायक और फिर मंत्री और अब मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र में। आप क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आना चाह देखो रहे मैं पढ़ाई कर रहा था, थे? एमबीबीएस हुआ, फिर एमएस के लिए मैं ऑर्थोपेडिक्स का मेरा एजुकेशन शुरू था। उसने बाद मैंने सोचा कि प्रैक्टिस करूंगा, सुपर स्पेशलाइजेशन करूंगा। तो ऐसे मेरे सब सपने थे तभी। लेकिन अचानक से 2014 में सपने टूट गए कि अभी नए सपने नहीं आए? नहीं नहीं नहीं, देखिए जो भी आप काम करते हो, क्योंकि हमारे घर में जब शिंदे साहब को हम देखते थे, तो शिंदे साहब कभी भी आज जैसे वो काम करते हैं वैसे ही काम वो तब भी करते थे। जब भी एमएलए थे तब भी वो करते थे। तभी हमारे लिए उनके पास टाइम नहीं होता था। तो हमने घर में डिसाइड किया, तो एक ही पॉलिटिशियन घर में बस हो गया, अभी दो दो पॉलिटिशियन नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं पूरा कंसंट्रेशन जो है मेरी पढ़ाई में कर रहा था। फिर अचानक से आप, नसीब आपको कहां से कहां लेके जाता है। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आई, इलेक्शंस में खड़े हुए, इलेक्शन में जीते, फिर उसके बाद अभी 10 साल 11 साल जो है आज लोगों के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि इसके अंदर 100% डेडिकेशन, जैसे मैंने मेरे एजुकेशन में था मेरा पूरा डेडिकेशन, मैंने प्रैक्टिस भी किया 3 साल, उसके बाद पॉलिटिक्स इज अ पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये बड़ी आप दिलचस्प दोनों बात है बैलेंस नहीं कर कि सकते। श्रीकांत शिंदे ऑर्थोपेडिक सर्जन है और नॉर्मली शिवसेना हड्डियां तोड़ने के लिए, मतलब आपका इतिहास रहा है कि हड्डियां तोड़ने वाली पार्टी। आपको इसके ऊपर से मैं एक 2014 के इलेक्शंस में आरआर पाटिल जी आए थे इलेक्शंस के कैंपेनिंग के लिए डोंबिवली में। हाँ। तो उन्होंने कहा था वहां पर कि बाप हड्डी तोड़ता है, बेटा हड्डी जोड़ता है करके। देखिए, शिवसेना संगठन जो है ये लोगों के लिए काम करने वाली संगठन है। आपने कभी हड्डी तोड़ी नहीं है किसी की? नहीं, मैं जोड़ने का ही काम नहीं, करता पार्टी हूँ। में मतलब शिवसेना में वो इतिहास रहा है। हमने फिल्म देखी है शिंदे साहब, जो आनंद दिघे पर जो फिल्म बनाई गई है धर्मवीर, उसमें भी देखा मैंने शिंदे साहब की एंट्री होती है, वो बॉटल फेंक के मारते हैं और ऐसे सब एंट्री उनकी। आपने कभी ये सब किया है पार्टी में? देखो वैसे क्योंकि परिस्थिति एकनाथ थी, शिंदे हमेशा बताते हैं कि देखिए मैं वहां से यहाँ तक आया हूँ। तो वैसे परिस्थिति थी। आपको नहीं कभी करना पड़ा ये सब? मैं तो देखो, मैं शिंदे साहब पॉलिटिक्स में थे, उनको ये सब काम मुझे लगता है कि ग्रास रूट का जो वर्कर होता है वो ऐसी ही परिस्थिति को मुंह देकर जो है इतने ऊपर तक, हायर रैंक तक पहुंचता है। और मुझे लगता है कि शिंदे साहब ने जब पार्टी को बढ़ाने का काम वहां पर किया दिघे साहब के साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स रहेंगे। संघर्ष था, आंदोलन था, इस सभी आंदोलन में, संघर्ष में उन्होंने सहभाग लिया, काम किया और आज मुख्यमंत्री पद तक वो पहुंचे। लेकिन मेरा तो, मैंने बोला आपको कि एक्सीडेंटली मैं पॉलिटिक्स में आ गया 2014 में, कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज पॉलिटिक्स में हूँ, 3 टर्म लोगों ने मुझे जिता के दिया है। आगे का क्या है? क्योंकि अभी महानगर पालिका के चुनाव आएंगे और आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी चुनाव लड़ने की, क्योंकि अभी 2 ठाकरे भाई साथ में आने वाले हैं। शिवसेना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो माना जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से, जिस स्थिति में वो एक साथ आ रहे हैं, वो बीजेपी से ज्यादा आपकी पार्टी के लिए ज्यादा चैलेंज हो सकता है। मुंबई में हो सकता है, ठाणे में हो सकता है, या बाकी इलाकों में हो सकता है। डू यू सी इट एज अ चैलेंज? आपको लगता है कि ये दोनों साथ में आएंगे तो आपके लिए चैलेंज होगा? देखो, विधानसभा इलेक्शन के पहले भी लोगों ने, मीडिया ने बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए थे कि शिवसेना जो पार्टी है वो पार्टी के कितने लोग चुनकर आएंगे, लोकसभा में कितने लोग चुनकर आएंगे, विधानसभा में कितने लोग चुनकर आएंगे। लेकिन सभी के प्रेडिक्शंस को फेल कर दिया और एक क्लियर मेजॉरिटी, हमने 80 सीट लड़े, 60 सीट शिवसेना के चुन के आए
और जिन्होंने 120 सीट लड़े उनके 20 सीट चुनकर आए। ऐसी परिस्थिति क्यों निर्माण हुई? क्योंकि लोगों को पता है कि कौन काम करता है, जो काम करता है उसके साथ लोग खड़े होते हैं। शिंदे साहब ने 24/7 जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने काम किया, इसलिए शिंदे साहब के साथ, शिवसेना के साथ लोग खड़े हुए, इसलिए 75% मेजॉरिटी के साथ शिवसेना विधानसभा इलेक्शंस लड़ी और जीती। तो लोगों को पता है कि आज जो लोग साथ में आ रहे हैं वो महाराष्ट्र के लिए नहीं है, वो खुद की फैमिली को बचाने के लिए, फैमिली के लोगों को बचाने के लिए साथ में आ रहे हैं। और किस प्रकार से अभी लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया है, 25 साल तक बीएमसी में किसकी सत्ता थी, लोगों ने एक्सपीरियंस किया जब भी वो मुख्यमंत्री, तभी किस प्रकार से कार्यकाल में, कोविड में क्या क्या हुआ, कितने भ्रष्टाचार हुए, किस प्रकार से कार्यकाल रहा तो है। आप भी शिवसेना में थे, तो रिजल्ट दिया। नहीं, सवाल तो ये भी उठेगा ना फिर, तब तो आप भी शिवसेना में हमारे थे, नेतृत्व आपकी भी सत्ता थाने में थी, थाने को लेकर भी तो ये सवाल उठते हैं कि थाने में सड़क तो है या क्लियर बाकी कट सारी चीजें। मेजोरिटी है, थाने में तो क्लियर कट मेजोरिटी, अभी भी क्लियर कट मेजोरिटी आएगी थाने में। लेकिन जरूरी नहीं है कि बीजेपी आपके साथ में रहे, क्योंकि अब तक का जो आपका रिजल्ट है वो बीजेपी और आपने साथ में चुनाव लड़ा, इसकी वजह से आपका रिजल्ट है। कल अगर आपको अकेले लड़ना पड़े, कई महानगर पालिकाओं में अकेले लड़ सकते हैं, बीजेपी सिर्फ कह रही है कि मुंबई के लिए अलायंस होगा, बाकी जगह का पता नहीं है, लोकल यूनिट्स पे भरोसा रहेगा। आज हम महायुति के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, सब जगह लड़े, पूरे इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज तक तो वैसे ही चित्र है, लेकिन जहां पर भी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, जिस प्रकार से जहां जहां लोकल लेवल पर अगर कार्यकर्ता को इलेक्शंस लड़ना है, मुझे लगता है देखो कार्यकर्ता इतने सालों तक काम करता है, 10 सालों से 5 सालों से, कहीं पर 3 साल से, कहीं पर 2 साल से इलेक्शंस नहीं हुए। तो एक कार्यकर्ता की आकांक्षा होती है कि वो इलेक्शन लड़े वहां पर। तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जगह पर जो है महायुति साथ में इलेक्शन लड़ेगी, जहां पर कुछ एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन वहां पर, एक मिनट खत्म करते हैं, एक्सेप्शंस होंगे वहां पर, लोकल लेवल पर जो है निर्णय लेने का काम 2017 में आपने अलग अलग चुनाव लड़े थे, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठाणे हो या कल्याण, 2017 में महानगर पालिका के चुनाव, अलग अलग चुनाव लड़े थे। आज की स्थिति में आपकी पार्टी इस स्थिति में है क्या कि कल अगर बीजेपी आपके साथ अलायंस नहीं करे, जो 17 में नहीं हुआ, 14 में नहीं हुआ, तो आपको क्यों नहीं चाहिए हमारा दोनों का अलायंस? नहीं, आपकी अकेले की ताकत पता चलेगी ना, इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, जब भी सिचुएशन आएगी, देखो ताकत, कितने बार ताकत प्रूव करना चाहिए, कितने बार ताकत प्रूव करना चाहिए? लोग बोल रहे थे शिवसेना के कितने सीट्स आएंगे, जब हम लोग 80 सीट लड़े तभी 60 सीट आ गए। अभी आपको लोकसभा हो गया, फिर विधानसभा बोल रहे थे लिटमस टेस्ट है, अभी और एक लिटमस टेस्ट जो है बीएमसी है, बोल रहे हैं एसिड टेस्ट है। एसिड टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, ये टेस्ट में हम लोग पूरी तरीके से पास होंगे अच्छे से, और जिसको डर है वो साथ में आने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन लोग बहुत समझदार है, लोग बहुत होशियार है, बीएमसी के जो मतदार है, इतने सालों तक जिनकी सत्ता थी बीएमसी में, उन्होंने लोगों को क्या दिया? आज साहिल जी, घर का विषय इस बीएमसी में, इस मुंबई में इतना जटिल है, इतना प्रॉब्लमैटिक है कि लोग ट्रांजिट में गए 20-20 सालों से, 14-14 सालों से रह रहे हैं। इनके घर के पीछे ट्रांजिट कैंप है, वहां पर 14 साल से लोग रहते हैं। मतलब किसके? आप नाम क्यों नहीं? मतलब जो, अरे नाम लेता हूं ना, कौन? मातोश्री के पीछे। कोई लोग डरते हैं नाम लेने से शिंदे साहब का, मैं नहीं डरता। कल आदित्य ठाकरे यहाँ पर आए थे और कल उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार पिछले 3 साल से हो रहा है उसका नाम उठा रहे हैं। ये खत्म करता हूं मैं। ये ट्रांजिट कैंप आवाज देंगे तो ट्रांजिट कैंप तक आवाज पहुंचेगी। उस ट्रांजिट कैंप में लोग 14-14 साल, 15-15 साल रह रहे हैं। बीडीडी चौल का विषय था, वो रमाबाई नगर का विषय था, 20-20, 14-14 साल से लोग, बिल्डर कर रहा है, घर देगा देगा देगा, इस अपेक्षा में लोगों के 2-2 जनरेशन वो 10 बाय 10 के घर में बीत गए। तो इनको कभी लोगों का दर्द, लोग मुंबई छोड़ के डोंबिवली आ गए, बदलापुर आ गए, कर्जत चले गए, मराठी जो परसेंटेज है वो मुंबई में क्यों कम हुआ? ये इनकी वजह से कम हुआ, इनकी नीतियों की वजह से कम हुआ। इन्होंने क्या किया 25 साल में? 25 साल में मुंबईकर को कुछ नहीं दिया, लेकिन हमने तो उसी पार्टी में थे ना। देखिए हमने, आप भी उसी पार्टी में। अरे नेतृत्व कौन कर रहा था? नेता कौन था हमारा? हमने तो हमारा काम करने का काम किया है। हम तो थाने के, शिंदे साहब थाने जिला के पालक मंत्री थे। थाना में आओ, थाना में हमने क्या क्या काम किया है वो देखिए आप। तो आपका कहना है कि थाना में सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है, इसलिए तो लोग इतना, तो बीजेपी के वहां के लोग आप पर जो आरोप लगाते हैं, वहां पर जिस तरीके से आज, मुझे ये खत्म करने दीजिए बीएमसी का। हाँ। आज हमने बीडीडी चौल, वहां पर आप अगर देखोगे तो लोगों को अफोर्डेबल रेट्स में हमने घर दिए, बीडीडी चौल बनकर भी तैयार हो गई।
रमाबाई नगर का विषय था, गए कई सालों से लोगों का रीडेवलपमेंट वहां पर नहीं हो रहा था, उसके लिए अलग पॉलिसी हम लोग लेके आए। क्लस्टर पॉलिसी के रूप में हम बीएमसी के परिक्षेत्र में मुंबई में रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। रमाबाई नगर में बिल्डर जो काम नहीं करता उसको बाहर निकाल के एमएमआरडी उसके अंदर इन्वॉल्व हुई और एमएमआरडी आज उनको घर बना के दे रही है। तो ये पॉलिसी पहले भी हो सकती थी ना, लेकिन इनको लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड, लोग दे रहे उनका वोट। कहना है कि पिछले 3 साल में जिस तरीके से मुंबई में, कल आदित्य ठाकरे इसी स्टेज पर बैठे थे और उनका ये कहना था कि 3 साल में काम निकाले गए कंस्ट्रक्शन के जिसके जरिए पैसा कमाया जा सके। वो सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। 25 साल में क्या किया इन लोग ने? 3 साल में तो हम लोग ने ये जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो टार रोड बना रहे थे, हर साल जो टार रोड बारिश में बह जाते थे, हर साल जो है पॉटहोल्स वहां पर होते। उनके भ्रष्टाचार में आपके किसी साथी का हाथ नहीं है? आपके साथ जो आज कौन कौन जिसने भ्रष्टाचार किया वो जेल में चला गया। पत्राचाल में भ्रष्टाचार किया वो किधर है? वो कहते हैं कि जिसने खिचड़ी जो में आपके साथ आ गया वो बच गया। जिसने खिचड़ी में भ्रष्टाचार किया वो कहाँ पे? जिसने कोविड में भ्रष्टाचार किया वो कहाँ पे? किसके ऊपर क्या क्या एलिगेशन है? ये तो पूरा खुली किताब है। जो आपके साथ आ गया वो बच गया, ऐसा? अरे ऐसा थोड़ी है, आपके साथ लॉ तो सबके लिए सेम है। 25 साल में जो लोगों को ये दे नहीं पाए, आज सीलिंग कोस्टल रोड देखिए, कोस्टल रोड तो दिख ही नहीं रहा था 2022 तक। 2022 के बाद कोस्टल रोड जो है जितनी स्पीड पकड़ी, आज तो यहां पर बैठा हुआ हर व्यक्ति बोलेगा, हर मुंबईकर बोलेगा कि कोस्टल रोड से कितनी परेशानी दूर हो गई। आज जो कंक्रीट के रोड्स कर रहे थे, ये पहले टार के रोड्स कर रहे थे। जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कंक्रीट के रोड्स करने के लिए आज मुंबई में काम शुरू किया। देवेंद्र फडणवीस जी तब मुख्यमंत्री, तब मेट्रो का काम जो है उन्होंने मुंबई में शुरू किया। आज मुंबई में 350 किलोमीटर मेट्रो के रेल लाइन है। पहले क्यों नहीं किया ये सब? तो आप अपने काम पर इस बार चुनाव का सामना करेंगे? 100%। मुंबई, ठाणे, सब जगह पर बीजेपी के साथ में चुनाव जाएगा? साथ में महायुति है। आपको सब जगह पर अलग, मतलब आपकी इच्छा है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्योंकि हर पार्टी की इच्छा होती है ना अपने बलबूते पर सत्ता लाए। इसके लिए आपका भी सपना होगा कि शिवसेना अपने बलबूते पर सत्ता में आए। हर पार्टी की एक इच्छा होती है, लेकिन आज हम महायुति में हैं। महायुति के साथ इलेक्शंस लड़ना चाहेंगे, महायुति के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे और महायुति को लोगों ने प्रेफरेंस दिया है विधानसभा में और महायुति को ही प्रेफरेंस आज के आने वाले चुनाव में देगी। हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन आखिर में मुझे पूछना जरूरी है क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने एक डेलीगेशन लीड किया था सांसदों का। कैसा अनुभव रहा? क्या ये माना जाता है कि सहयोगी पार्टी को साथ में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से पहल थी कि श्रीकांत शिंदे को लीडर बनाया जाए और आप उसमें सबसे यंग लीडर थे उस पूरे इसका? आपके प्रश्न का भी उत्तर है इसमें। आप बोल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है क्या महायुति में, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर में शिवसेना के सांसद को, जो सबसे यंगेस्ट था, उसको डेलीगेशन लीड करने का मौका दिया, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। और उसी के बाद में वीपी इलेक्शंस में, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस में, आज तक के इतिहास में आप बताइए कि बीजेपी ने किसी अलायंस पार्टनर को वहां पर, या यंगेस्ट राम मोहन नायडू थे टीडीपी से और शिवसेना से मैं था, वहां पर जो कैंडिडेट थे, कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव करके एक बड़ी जिम्मेदारी सीपी राधाकृष्णन जी के लिए, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मुझे वहां पर अपॉर्चुनिटी दी। तो ये अलायंस को साथ में रखने का काम जो है मोदी जी भी कर रहे हैं और यहाँ के नेता भी कर रहे हैं। तो आपके अलायंस का फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, वो टूटेगा नहीं? आप अगर ऐसे तोड़ना चाहोगे तो भी नहीं टूटेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं बीएमसी के राजदीप wants to ask question. I'll give the mic. श्रीकांत शिंदे जी, यस राजीव जी, कल आदित्य ठाकरे यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रोड स्कैम मुंबई में पिछले 3 सालों में हो रहा है, जिसके लिए आपकी पार्टी जिम्मेदार है। ये जो पॉटहोल्स मुंबई में है, आप अपने काउंसिलर्स को पैसे देने के लिए ये पूरा पॉटहोल स्कैम किया है, उनके पास सब प्रमाण है। आपका जवाब कि आपकी पार्टी भ्रष्ट है। 25 साल में जिसने मुंबई में यहां पर सत्ता उपभोगी राज किया, जिस प्रकार से हर साल बारिश जब भी होती थी तभी पॉटहोल्स की स्टोरीज आपकी ही मीडिया करती थी। एक तो रेडियो जॉकी ने, मैं नहीं कहूंगा कि 100% गए,
एक रेडियो जॉकी ने जब भी गाना किया तो उसके पीछे हाथ धोकर कौन लग गया था? लेकिन आज मुंबई में आप देखोगे जहां पर भी मेट्रो का काम चल रहा है, उसके नीचे सीमेंट कंक्रीट के रोड का काम चल रहा है। तो हम नहीं कह रहे कि आज तुरंत 3 साल में हम सब जादू की छड़ी है। जिसके पास छड़ी थी 25 साल तक वो नहीं कर पाए, लेकिन हमने करने की कोशिश यहां पर की। आने वाले समय में मुंबई के 100% रोड कंक्रीट के होंगे और पॉटहोल फ्री होंगे, इतना मैं आज यहां पर कहूंगा। और जो कह रहा है यहां पर कि 25 साल में हमने भ्रष्टाचार नहीं किया और 3 साल में किया, उनको यहां पर मैं चैलेंज देता हूं कि यहां पर साहिल की जगह पर आकर बैठे और हम लोग दोनों डिबेट करते हैं कि किसने कोविड में, किसने खिचड़ी में, किसने रोड में, किसने कौन से टेंडर में भ्रष्टाचार करने का काम यहां पर किया है। हिम्मत तो आए। चलिए, कल एक और डिबेट देखा, आज डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप यहाँ पर आएंगे तब जो वादे आप आज कर रहे हैं कि अगले साल भर में, क्योंकि अभी बीएमसी के चुनाव मेरे ख्याल से जनवरी महीने में होंगे, अगली बार जब हमारी कॉन्क्लेव होगी दोबारा आपका आमंत्रण रहेगा इस कॉन्क्लेव में और तब आपसे दोबारा हम सवाल पूछेंगे कि आपने क्या धन्यवाद साहिल जी, आप बुलाइए। थैंक यू।